नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। साल 2023 जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो विंध्य क्षेत्र की एक सीट, रीवा जिले की एक सीट गुड़ विधानसभा सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, सुर्खियों में रही और ये कहा गया कि सबसे टफ फाइट है। कांग्रेस बड़ा क्लेम कर रही थी कि ये सीट वो जरूर जीतेंगे। पूरा घटनाक्रम सबके सामने है क्योंकि आपने बहुत करीब से देखा होगा, लेकिन उस सीट पर फिर से एक बार वरिष्ठ विधायक बीजेपी के नागेंद्र सिंह चुनाव जीतकर आए। 2 साल पूरे हुए हैं और उस समय का जो पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो था, जो घटनाक्रम था, वो कहीं ना कहीं जहन में आता है और उसके बाद से उस बात पर भी बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आज मैंने सोचा कि एक बार उन चीज़ों को भी थोड़ा सा रिकॉल करें कि वो दौर कैसा था, वो समय कैसा था, विशेष रूप से जब ये चुनाव हो रहा था, जब वोटिंग का समय था और 2 सालों में क्या कुछ चीज़ें अचीव हुई। विधायक नागेंद्र सिंह जी हमारे साथ है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है जी, धन्यवाद। जब वो चुनाव हुआ 23 वाला, उसके बाद मेरी आपसे इस तरह से चर्चा नहीं हो पाई क्योंकि आप भी व्यस्त हो गए, फिर विधानसभा के काम और तमाम क्षेत्र के काम, फिर भोपाल की भाग दौड़। थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि वो जो पॉलिटिकल चार्म था गुड़ विधानसभा का उस बार, और जिस तरह से टसल थी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो लड़ाई थी, मतलब कई बार ऐसा लगा कि बहुत फाइट इस तरह से हो गई है कि कांग्रेस वो सीट निकाल सकती है। आपके सामने पुराने ही प्रतिद्वंदी थे कपिलध्वज सिंह, लेकिन आप फिर चुनाव जीत गए। कैसे ये, मतलब जब लोग ये बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वहां पर कैसे ये सब कुछ हो पाया था? देखिए, ये चुनाव कोई कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं था। गुड़ का चुनाव 2 व्यक्तियों के बीच था। अच्छा, मतलब पॉलिटिकल पार्टी पे सेंट्रिक नहीं था, उस पार्टी और सिद्धांत पर सेंट्रिक नहीं था। ये कपिलध्वज सिंह और हमारे बीच की लड़ाई थी। और इसको कपिलध्वज सिंह न कोई कांग्रेसी है, न कोई भाजपाई है, न कोई सपाई है, और पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं। भाई सपा से भी लड़ चुके हैं, हाँ। निर्दलीय भी लड़ चुके हैं। इसलिए ये कहना कि कपिलध्वज सिंह ने कांग्रेस से टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया तो कांग्रेसी हो गए, मेरे जहन में ये बात उतरती नहीं है। वो चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस को अपना मोहरा बना लिया था। चुनाव तो उनको लड़ना ही था। कांग्रेस न टिकट देती तो भी वो लड़ते चुनाव है। इसलिए ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के जो सिद्धांत है, पार्टियों के मूल जो उनका स्वरूप है, उसके बीच की लड़ाई नहीं थी, ये कहना है मेरा। अच्छा, ये व्यक्तिगत 2 लोगों की लड़ाई थी। लेकिन ये बताइए, बहुत क्लोज फाइट रही और कई बार तो ऐसा लगा कि नहीं, कांग्रेस भी कॉन्फिडेंस में थी, वो खुद कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ हम निकल जाएंगे। ये जो छोटी सी चूक है, क्या वो नागेंद्र सिंह जी की रणनीति का हिस्सा है कि ठीक है क्लोज भले हो, जैसे बहुत बड़ी विक्ट्री नहीं देखी हमने कि अरे आप 30,000 से जीते, 50,000 जीते, लेकिन आप इलेक्शन जीत जाते हैं। बताइए इसका यूएसपी क्या है, मतलब क्या मूल में रहता है कि कहाँ पे ये चीजें वो हो जाती हैं? इसका यूएसपी सिर्फ और सिर्फ जनता से, आम आदमियों से मेरा कनेक्ट जो है, जो संपर्क है हमेशा 5 साल का। आज भी मैं चुनाव जीत गया, मेरी उम्र हो गई आज भी, अब तो और काफी उम्र हो गई, अब 84 का पूरा हो रहा हूँ, 85 में लग जाऊंगा है। लेकिन आज भी मेरा क्षेत्र में उसी तरह कनेक्ट है, जानते हुए कि अब शायद अब मुझे पार्टी अगला मौका नहीं देगी। अब मैं 88 का हो जाऊंगा जब तक अगला चुनाव आएगा है। तो मेरे लिए भी उचित नहीं है, काफी हो चुका। लेकिन हमारा जो कनेक्ट है लोगों का, आम आदमियों के बीच हमारा जो कनेक्ट है, ये कोई बड़े लोगों के बीच कनेक्ट जो है वो तो सामान्य है, लेकिन हमारे आम जनता से जो गरीब गुरुआ है उससे कनेक्ट ज्यादा है और वही अंत में काम देता है मेरे। अच्छा, जैसे कई बार ये लगता होगा ना कि मैं अभी देख रहा था कि रीवा में ही या फिर कहीं पे भी कुछ लोगों का विक्ट्री मार्जिन बहुत बड़ा हो जाता है। गुड़ को लेके जब चर्चा हुई, चूंकि आप एक बार 2013 में स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी से चुनाव हार भी चुके थे, तो ये होता है कि अब जब इस पॉलिटिकल लड़ाई में आए तो हमारा विक्ट्री मार्जिन बड़ा होना चाहिए। आप जिस रिस्क जोन में
आपका मार्जिन रहता है तो लास्ट तक जब काउंटिंग चलती रहती है तो सांस तो अटकी रहती होगी, करे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ, मैं उसी कनेक्ट के बल पर आम जनता के उस पर कि मैंने उनके साथ अच्छे संबंध रखे हैं, उनके कामों को प्रति मैं सजग और संवेदनशील रहा हूँ, तो वही लोग मुझे पार लगाएंगे और पार लगा देते हैं। अच्छा, उस चुनाव में एक चीज और देखने को मिली, सिद्धार्थ तिवारी बीजेपी में आए जी। मैंने बहुत सारे पॉलिटिशियन को देखा है कि सामाजिक मंच पे कौन कितना सपोर्ट किया इस चीज को स्वीकार करने से थोड़ा बचते हैं। आपने बड़े मंचों से ये कहा कि सिद्धार्थ मेरे साथ खुल के आए, सपोर्ट किया, इस कारण भी इस जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान है, शायद वो नहीं होते तो चीजें नहीं वो हो पाते। हाँ, नहीं, मैं अब भी कह रहा हूँ सिद्धार्थ के आने से हमको काफी फायदा हुआ। एक वर्ग विशेष है रीवा का, मैं जातिगत राजनीति मैंने कभी की नहीं, मैंने इसीलिए कहा कि मेरा कनेक्ट हर वर्ग से अच्छा रहता है। लेकिन सिद्धार्थ के आने से जो एक वर्ग विशेष है, ब्राह्मण वर्ग का, दुबे मुसीर तिवारी, डीएमटी है, वो है दुबे मिश्र और तिवारी। वो श्रीनिवास तिवारी जी, स्वर्गीय आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी के जमाने से बहुत बड़ा एक ये वर्ग जो है उनसे जुड़ा रहा पर्सनली, और सिद्धार्थ के आने से वो स्वयं मेरे पास आ गया, उसका बड़ा हिस्सा, इसलिए भी मुझे फायदा हुआ, ये मैं मानता हूँ। कई बार ये लगता है कि सिद्धार्थ को बीजेपी में उतना एक्सेप्टेंस मिल पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को लगता है कि जैसे चुनाव के समय आए तो मन में बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं और फिर एक अलग दूरी बिता रहती है। मैंने देखा है कि सांसद कई बार श्रीनिवास तिवारी जी पर टिप्पणी कर चुके हैं, कई वहाँ के नेता भी बोल चुके हैं, इस तरह की चीज। तो ऐसा लगता है कि वो एक्सेप्टेंस बीजेपी में नहीं मिल पा रहा है क्या? नहीं, बीजेपी में वो तो जो मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, जो उनका व्यवहार देख रहा हूँ, उनका मुख्यमंत्री जी से संपर्क हम लोगों से भी ज्यादा अच्छा है, और वो भी पूरी तरह कोशिश में हैं और वो कर भी रहे हैं कि बीजेपी के सिद्धांतों को उन्होंने बहुत सरलता से अपना लिया है। अब ये और कौन क्या कहता है उस विषय में कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं करना उचित है मेरे लिए। 2 साल हो गए इस कार्यकाल को, 2 साल में गुड़ के लिए क्या कुछ कर पाए हैं और आगे की क्या प्लानिंग है? क्योंकि कहीं ना कहीं अभी 3 साल एक बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उम्र के इस पड़ाव में हूँ कि अब आगे पार्टी हो सकता है किसी और को या जो भी चीजें, लेकिन ठीक है, नए लोगों को मौका भी अब मिलना चाहिए। तो अब क्या प्लानिंग है अगले 3 साल में? क्या कुछ वहाँ एस्टेब्लिशमेंट करना है? 2 साल में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूरे हो पाए हैं और किन चीजों को लेकर आप प्रयास कर रहे हैं? अब तो मेरा प्रयास तो हमेशा गुड़ के आम युवाओं और आम लोगों के खुशहाली का रहा है। एक सोलर प्लांट आया, उसमें भी काफी प्रगति हो गई है, उसमें कुछ लोगों को नौकरी भी मिली है, लेकिन मैं आपके पिछले इंटरव्यू में भी ये बात शायद आई थी, अब भी मैं कह रहा हूँ कि अभी उस अनुपात में वहाँ हमारे नवयुवकों को नौकरी नहीं मिल पाई है। सिंचाई करीब करीब गुड़ में 2/3 हिस्से में हो गई है और बहुत ही नहर का काम काफी प्रगति पर है, चल रहा। उसके पूरे होने पर 100% सिंचाई गुड़ में हो जाएगी। तो दो एक बातें हुई जो किसानों आम जनता के हित की हैं, ये बड़ा काम हुए। और ये 2 साल जो हमारे ये पूरे हुए, बहुत ही में ही काम लग पाए अच्छे से और काम प्रगति पर है, ये एक उपलब्धि रही है। बाकी अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 31 जनवरी को गुड़ क्षेत्र में, उनके सामने मेरा जो सोच है उसके अनुरूप मैं मांग पत्र रखूंगा। यहाँ कॉलेज 2-3 हैं तो वो सब पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए, एक ITI यहाँ आ जाए जिससे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अवसर मिले। इस तरह के सोच है मेरे। गुड़ में स्वच्छ पानी लाने का प्रयत्न है, वो काम लगा है, प्रगति पर है। जल्द ही बाणसागर का पानी गुड़ पंचायत में पहुंच जाएगा, गुड़ नगर पंचायत। और उसके साथ लगे हुए जो गांव हैं रास्ते में भैरवनाथ है, भैरवनाथ मंदिर की बहुत प्रगति हुई है। आपसे मेरा आग्रह है कि किसी दिन टाइम निकाल कर अभी उसको देखा है वर्तमान में। अच्छा, अभी बिल्कुल कभी भी
उसका उसी का उद्घाटन 31 जनवरी को होगा, करने वाले हैं। उस पर भी काफी काम हो चुका है। बाकी सड़कें तो बनती रहती हैं प्रोजेक्ट में, और गुड़ में बहुत सड़कों की जरूरत रह नहीं गई है, काफी बन गई है। और जो भी आधी अधूरी है या कि जहाँ जरूरत है वो सब मंजूर है। अच्छा, सब में काम लगा है। ठीक है। अच्छा, अभी आपने जैसे बाणसागर का जिक्र किया तो मेरे को एक चीज याद आई। सदन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बाणसागर परियोजना, IIT, IIM, इन चीजों का जिक्र करते हुए कहा कि न दिग्विजय सिंह के योगदान को भुलाया जा सकता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र किया, न अर्जुन सिंह का योगदान जो उन्होंने एक ही शहर में IIT, IIM सब कुछ दिया। तो ये वाला पैरामीटर पॉलिटिक्स में बहुत कम देखने को मिलता है। अमूमन ये होता है कि जो किया हमने किया। बाणसागर को लेकर देखिए हमेशा से ये रहा है कि हमने किया, बीजेपी ने किया, तमाम दावे रहे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर दिग्विजय सिंह के अप्रोचेस नहीं होते तो शायद ये परियोजना यहाँ तक नहीं पहुंचती। देखिए, ये तो एक राजनीतिक स्वस्थ परंपरा का उदाहरण है। और प्रजातंत्र में सिर्फ अपना गुण गाना तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और एक ये बड़ी योजनाएं कई सालों तक चलती हैं, कई दशकों तक चल जाती है। हाँ, अब ये तो 30 साल चला बाणसागर। 30 साल में शासन बदला, आए गए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि बाणसागर ना बने या कि उसके में प्रगति में बाधक बने हो। तो जो भी योगदान है तो सबको धन्यवाद देना चाहिए। कलेक्टिव अप्रोच रही। ठीक है। डेवलपमेंट को लेकर मैंने देखा है कि आपकी आइडियोलॉजी थोड़ी अलग फ्रेम की रही। आपने मतलब उसको एक अलग पैरामीटर में देखा। आपने हमेशा ये कहा कि सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े करना विकास नहीं है, क्योंकि जब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर रखा जाएगा। मैन पावर पे आपने ज्यादा फोर्स दिया। आपने हमेशा इस बात को कहा कि वहां पर प्लांट लगा लेकिन उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है, प्लांट लगने से नहीं होता। रीवा में भी बहुत सारा डेवलपमेंट का काम चल रहा, फ्लाईओवर पर मैं ट्रैफिक मैनेजमेंट देखता हूं तो मेरे को बहुत बुरा लगता है कि ये क्यों बन रहा है, जब हम उतना ही ट्रैफिक नीचे उसी तरह से रख रहे हैं, वही व्यवस्था है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक विल पावर का भी मसला है कि सिर्फ हम एक सोच रख देना कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए बस वही डेवलपमेंट है? क्या आपको लगता है कि बस उतने से ही हो जाएगा? नहीं, उतने से तो कभी नहीं होगा। एक्चुअली ये हमेशा जो सोच है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और इसकी प्लानिंग लंबी होनी चाहिए। हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया। रीवा जब डेवलप कर रहा था तब हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि ये जो इन्फ्लक्स आएगा गांवों से और तमाम पब्लिक का, इकनॉमी सुधर गई है पहले से। और राजनीति में जब राजनीति में नहीं, मतलब शहर में किसी और कहीं जब व्यवसाय बढ़ता है, किसानों को आपने पानी दिया, उससे किसान मजबूत हुआ, तो पैसा तो बाजार में ही आएगा। है तो उसकी प्लानिंग में थोड़ा सा हम चूक गए हैं और हम त्वरित निर्णय लेते हैं कि अब ऐसा कर दें, तो वो थोड़ा दिक्कत तो है। लास्ट ईयर इन्वेस्टर कनेक्ट जैसे कार्यक्रम हुए, बड़े आयोजन हुए कि विंध्य में बड़ा वाइबिलिटी है, बड़े इन्वेस्टमेंट आएंगे, तमाम चीजें हुई। 1 साल हो गए हैं। ऐसा लगता है कई बार कि ये चीजें होती हैं। पहले भी शिवराज सिंह चौहान जब थे तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके ढूंढे गए, पर यहाँ इन्वेस्टर आता नहीं है। अभी एयरपोर्ट का जिक्र हुआ कि बस एयरपोर्ट आ गया है, अब सब पहुंचेंगे, ये होगा। 1 साल हो गए उस बात को। तो कई बार ये लगता है कि लोग आना नहीं चाह रहे हैं क्या? मतलब जब अगर इतनी वाइबिलिटी है, पर मुझे इस पे थोड़ा सा संशय होता है कि इतनी वाइबिलिटी के बाद भी आखिर फुटफॉल क्यों नहीं बढ़ रहा इन्वेस्टर का? आपका इस बारे में क्या सोचना है कि निवेश कैसे आ सकता है, कैसे यहाँ पर लोगों को इंकरेज करें? क्योंकि चैलेंजेस देखिए 2 सामने खड़े हैं। रीवा अपराधों में कम नहीं हुआ, बढ़ा ही है। इस चीज को लेकर चाहे सरकार कितने दावे करे। नशेगत अपराध और ये मेडिसिन वाला जो नशा है, इससे रीवा को बहुत क्षति हुई है। ये चीज आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं? ये मैं मानता हूँ कि नशेगत ये व्यवहार बढ़ा है, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि हमारा पुलिस और जिला प्रशासन इस विषय में काफी काम भी कर रहा है। चूंकि काफी बड़े पकड़े गए हैं लोग, नेक्सस पकड़े गए, तोड़े गए। तो अब इसका तो यही उपाय है, क्योंकि हम नशा का जो सामान है मिलता है, उसकी फैक्ट्रियां तो बंद नहीं कर पा रहे हैं। मूल अगर नष्ट हो जाए तो फिर वो संभव ही नहीं है। उसका उपयोग सिर्फ नशन भर में नहीं होता। मेडिसिन है तो उसको कैसे बंद कर देंगे? और बाकी जहाँ तक आपने कहा कि फुटफॉल नहीं हुआ है इंडस्ट्रियल,
वो बात सही थी। और पहले रीवा के विषय में लोगों का विचार ये था कि रीवा बहुत पिछड़ा है, रीवा एक गांव है। हाँ। है ये काफी दिनों तक यही रहा। बहुत दिन तक। मैं तो इसमें खुलकर राजेंद्र शुक्ला जी की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने रीवा को विकसित करने में बहुत अच्छा मदद की उन्होंने। और अब चूंकि एयरपोर्ट अभी तो हुआ है, ATR अभी चला है 22 को, तो अब निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि जो इन्वेस्टर्स मीट हुई थी, जो कमिटमेंट लोगों का था, पतंजलि ने तो जमीन भी ले ली है मऊगंज में, तो इसलिए अब ये वो भी द्वार फुटफॉल का भी खुल जाएगा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी रीवा में अब होगा। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर देखिए हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना मुझे नहीं लगता किसी शहर का, किसी जिले का विकास कहलाएगा। रूरल जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। जो हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, डॉक्टर्स वहाँ जाना नहीं चाहते, इसीलिए पूरा लोड शहर के अस्पतालों में आ जाता है। ये व्यवस्था, आपने भी कई बार इस मसले पर बोला है, ये व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? मेरा तो आग्रह है कि इसमें आप सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टरों को ये समझाना चाहिए, डॉक्टरों के मन में जब तक ये ना आएगा कि उनकी ट्रेनिंग, उनका जीवन जो है, स्वास्थ्य के प्रति जो सोच है, वो आम आदमी की सेवा से भी जुड़ना चाहिए। उनको पैसा, तनख्वाह भी अच्छे मिलते हैं। आप देखिए सुपर स्पेशलिटी में तनख्वाह बढ़ाई गई, रहने के साधन दिए गए हैं। लेकिन एक जो बड़ी बात है, जो मैं संकोच के साथ कह रहा हूँ, कि डॉक्टरों के मन में पैसा हावी हो गया है। बहुत बड़ी बात है, खुल के बोलना भी बहुत बड़ी चीज होती है। लोग बचते हैं, मतलब जितने यंग उसमें आ रहे हैं उनको सबको पहले यही होता है कि हमारा खुद का अस्पताल। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। सब समाज जब उनको ये समझाए और उनके मन में ये आए, पैसा तो बहुत मिलता है यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस कम करके। अब देखिए जितने डॉक्टर हैं सबके तो अस्पताल रीवा बन गए। बिल्कुल सही बात। तो ये तो सामाजिक एक चेतना जो आदमी की है, उठने की बात है, तभी होगा संभव। यहाँ पर भी कलेक्टिव अप्रोच तभी संभव है, और तो संभव नहीं है। ठीक है, इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ। कुछ सवाल जो सब जानना चाहते हैं जी। वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह जी की राजनीतिक विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा, इसको लेकर क्या सोच है? बहुत कंफ्यूजन है पब्लिक में, जब बात करो तो लोग कुछ क्लियर बता नहीं पाते, समझ में नहीं आता कौन इस राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाएगा। इस विषय में तो मैं पार्टी को ही कहूंगा, पार्टी बढ़ाएगी इसका विरासत। घर से कोई सदस्य जो सामाजिक क्षेत्र में आकर काम करने का इच्छुक हो, या फिर वो आगे बढ़ रहे हो? घर से तो अभी हमारे यहाँ पार्टी जिसको चाहेगी वही बढ़ जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा कमिटमेंट पार्टी के प्रति है। पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन आपने बहुत लंबा समय दिया, विधानसभा में भी आप लंबे समय से रहे। हमेशा एक वो रहता है कि एक समय के बाद, जैसे मैंने देखा गिरीश गौतम जी, पिछली बार उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया। एक मांग हमेशा गुड़ से भी उठती है कि भाई इतने वरिष्ठ विधायक हैं, अब तो पार्टी को सोचना चाहिए, कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए, या कुछ पार्टी को अच्छे से प्लान आउट करना चाहिए। कभी इस बात को लेके कोई चर्चा हुई, या इस बार कोई चर्चा हुई? नहीं, न तो मेरी कोई चर्चा हुई और न मैं इसके लिए लालायित हूँ। मैंने कभी कोई भाग दौड़ कभी नहीं की मंत्री बनने के लिए। मैंने पार्टी को छोड़ दिया, पार्टी जो सोचेगी करेगी। पार्टी जो सोच रही है वो हो रहा, वो आपके सामने। और ये भी कहा जाता है कि जब तक, चाहे गुड़ विधानसभा की बात हो, जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर जिसको पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, अगर आप बैकएंड में नहीं खड़े होंगे तो फिर वो सीट बीजेपी के कोटे से जा भी सकती है, कांग्रेस के पास भी जा सकती है। नहीं, पार्टी के लिए मैं क्यों ना करूंगा, पार्टी जिसको टिकट देगी उसके प्रति मैं काम करूंगा। लेकिन अब आप चुनाव, अब चूंकि अब हो गया चुनाव तो बहुत हो गया। हाँ, तो सामने तो फिर वही कैंडिडेट होंगे, फिर भी उनसे आप लड़ेंगे अगर वो कैंडिडेट रहते हैं, मतलब जो भी लड़े, जिसको सामने लड़ाएंगे। तो बीजेपी के लिए लड़ेंगे। हाँ,
हम बीजेपी के लिए काम करेंगे। हाँ। अब जो शायद चाहे कपिल सिंह हो चाहे जो हो, वो विरोध में जो रहेगा उससे लड़ना पड़ेगा। हाँ। पार्टी के लिए काम करना है। ठीक है, थैंक यू। तो ये हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ विधायक नागेंद्र सिंह जी थे। बड़ी बेबाकी से बात रखी, पिछले चुनाव का वो मसला भी सामने आया और तमाम जो विकास कार्य हैं जिनकी बात की, और भविष्य की जो कार्य योजना है कि गुड़ के लिए सबसे ज्यादा फोकस एम्प्लॉयमेंट पर रहेगा, इन तमाम विषयों पर बात की। यार कुछ चाय मिठाई कुछ मंगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।